जब भी लंबी उम्र तक जवान दिखने की बात आती है तो एंटीऑक्सीडेंट का नाम जरूर लिया जाता है। बात सिर्फ चेहरा जवान दिखने की नहीं है, बल्कि आपकी आंखें, दिमाग, लिवर, किडनी और शरीर के एक एक अंग को हेल्दी रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी होता है। लेकिन आखिर क्या है ये एंटीऑक्सीडेंट? आप अगर गौर करेंगे तो पता चलता है कि एंटीऑक्सीडेंट में दो शब्द होते हैं, एक है एंटी और दूसरा है ऑक्सीडेंट। जहां एंटी का मतलब है रोकने वाला और ऑक्सीडेंट का मतलब है ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करने वाला। जिस तरह बैक्टीरिया को रोकने वाले को एंटी बैक्टीरियल और वायरस को रोकने वाले को एंटी वायरल कहा जाता है, उसी तरह ऑक्सीडेंट को रोकने वाले को एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। अब ये ऑक्सीडेंट क्या होता है और इसे शरीर में बढ़ने से रोकना क्यों जरूरी है? दरअसल ऑक्सीडेंट को फ्री रेडिकल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शरीर में ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली ऑक्सीडेशन एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें चीजें नष्ट होती है। ये प्रक्रिया हमारे आसपास की चीजों में होने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर भी होती है। और जब शरीर के अंदर ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है तो इससे सिर्फ चेहरे की स्किन ही खराब नहीं होती, बल्कि आपके शरीर के हर अंग की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, जिससे डायबिटीज, अर्थराइटिस, लिवर डैमेज, हार्ट डिजीज और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये एक लोहा है और इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। उसी तरह ये एक ताजा सेब है और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो इसकी हालत कुछ इस तरह हो जाती है। और फिर उसी तरह ये हमारे शरीर की हेल्दी कोशिका है और इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये नष्ट होकर कुछ इस तरीके से हो जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी चीज सड़ने लगती है या खत्म होने लगती है। जो चीज इसकी यह हालत करती है उसे ऑक्सीडेंट कहा जाता है और जो चीज इसे इस हालत से बचाने का काम करती है उसे एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। उसी तरह हमारे शरीर में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइपोक्लोराइट और कई दूसरे ऑक्सीडेंट होते हैं जो अगर थोड़ी मात्रा में हो तो नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अभी के लाइफ स्टाइल के हिसाब से अक्सर लोगों के शरीर में ऑक्सीडेंट जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है और जब ऑक्सीडेंट लिमिट से ज्यादा होता है तो आपके शरीर की कोशिकाओं को लोहे की तरह जंग लगाकर नष्ट करने लगता है, जिससे एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है और व्यक्ति कम उम्र में ही ज्यादा उम्र का दिखने लगता है। अब यहाँ आप एक बात कह सकते हैं कि ऑक्सीडेंट तो कोशिकाओं को डैमेज करता है ना, तो इससे भला हमारा चेहरा और शरीर के दूसरे अंग खराब होने का क्या कनेक्शन? देखिए, जिस तरह दीवार ईंट से मिलकर बनी होती है उसी तरह हमारे शरीर का हर अंग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर किसी दीवार की ईंट डैमेज होती है तो दीवार खुद ब खुद डैमेज दिखाई पड़ने लगती है। उसी तरह अगर हमारी स्किन की कोशिकाएं डैमेज होती है तो स्किन खुद ब खुद ही डैमेज होकर ढीली पड़ने लगती है और शरीर में मौजूद दूसरे अंग भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेंट हमारे शरीर में मौजूद किसी भी अंग की कोशिकाओं से रिएक्शन करके उसे डैमेज कर सकता है और जब किसी भी अंग की कोशिकाएं डैमेज होती है तो वो अंग खुद ही डैमेज हो जाता है। लेकिन ये ऑक्सीडेंट हमारे शरीर में आखिर आता कहां से है? ऑक्सीडेंट एक तरीके का बाई प्रोडक्ट होता है जो कि मेटाबॉलिज्म फंक्शन के दौरान हमारे शरीर में खुद बनता है। ये हमारे शरीर में कभी कम और कभी कुछ गलतियों की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि जब आप कुछ भी खाते हैं तो आपका शरीर खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में तब्दील करने का काम करता है और इस प्रोसेस में भी थोड़ी मात्रा में ऑक्सीडेंट शरीर में प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर आप पिज्जा, बर्गर, समोसा, आइसक्रीम, बिस्किट या कोई भी गलत तरीके का खाना खाते हैं तो शरीर में ऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। इतना ही नहीं, अगर शराब या सिगरेट का धुआं शरीर में जाता है तो इससे शरीर में और भी कई गुना ज्यादा मात्रा में ऑक्सीडेंट पैदा होने लगते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा ब्लीचिंग क्रीम या फिर हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं तो उनके शरीर में भी ऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हेयर डाई और ब्लीचिंग क्रीम में आमतौर पर एक ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से जाना जाता है और ये केमिकल अपने आप में ही एक ऑक्सीडेंट होता है जो कि स्किन पर मौजूद रोम छिद्र से एब्सॉर्ब होकर खून में पहुंच जाता है। इसके अलावा जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो इससे भी शरीर में ऑक्सीडेंट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और व्यक्ति वक्त से पहले ही बूढ़ा होने लगता है, चाहे वो स्ट्रेस कम सोने की वजह से हो, किसी बात के बारे में बहुत ज्यादा सोचने और फिक्र करने की वजह से हो या इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो। हर तरह का स्ट्रेस आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज को बढ़ा देता है, जिससे वक्त से पहले ही चेहरे पे रिंकल्स आने लगते हैं और शरीर उम्र से पहले ही कमजोर होने लगता है। इसके अलावा जब आप किसी भी तरीके के रेडिएशन के संपर्क में बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं तो इससे भी शरीर
में ऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ सांस लेने की हवा भी बहुत ज्यादा गंदी है तो इससे भी शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ जाता है और एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ये तो हुई बात कि आप अपनी गलतियों में सुधार करके किस तरीके से शरीर में ऑक्सीडेंट की मात्रा को कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ख्याल रखने के बाद भी कभी कभी हम ऐसी गलती कर ही जाते हैं जिससे शरीर में ऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है और यहीं पर एंटीऑक्सीडेंट काम आता है। अब सवाल ये उठता है कि एंटीऑक्सीडेंट शरीर को बचाने में आखिर किस तरीके से मददगार होता है। मान लीजिए ये आपके शरीर की कोशिकाएं हैं और ये है ऑक्सीडेंट। जब ऑक्सीडेंट आपके शरीर की कोशिकाओं से रिएक्शन करता है तो कोशिकाएं पूरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं। अब मान लीजिए ये है एंटीऑक्सीडेंट। जब ये शरीर में सही मात्रा में मौजूद होता है तो आपके शरीर की कोशिकाओं के लिए ये एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। जिस तरह एक बॉडीगार्ड अपनी जान पर खेलकर मालिक की जान बचाता है, उसी तरह एंटीऑक्सीडेंट खुद बीच में आकर हमारे शरीर की कोशिकाओं को बचाने का काम करता है, जिससे एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है और आपका शरीर ज्यादा उम्र तक जवान दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। जिस तरह लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसमें ऑयल या ग्रीस लगाकर रखा जाता है, क्योंकि ये चीजें लोहे के लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, जिससे लोहा लंबे समय तक जंग लगने से महफूज हो जाता है। उसी तरह हमारे शरीर को भी जंग लगने से बचाने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, ताकि शरीर को लंबी उम्र तक जवान रखा जा सके। आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कुछ बीमारियों का इलाज संभव है और कुछ का संभव नहीं है। मैं आपको जिस खोज के बारे में बताने जा रहा हूं वह इस सदी की सबसे बड़ी खोज है और वह है स्टेम सेल। अगर हम स्टेम सेल के बारे में जान लें तो हमें पता चलेगा कि करीब करीब हर बीमारी का इलाज स्टेम सेल से संभव होता जा रहा है। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि इससे आपको और आपके परिवार के किसी सदस्य को फायदा मिल सकता है। जब एक बच्चा अपनी मां के गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी नाभि अपनी मां के साथ जुड़ी रहती है और इस नाभि के अंदर जो ब्लड होता है उसे स्टेम सेल कहते हैं। जब मां की गर्भ में आर्तवशोथ से पितृशोथ मिलते हैं तो मांस का एक छोटा सा गोला बनता है। यह गोला स्टेम सेल कहलाता है। जैसे ही यह गोला बढ़ता है उससे बच्चों के हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक जैसे अंग बनते हैं। इसी प्रकार दिल, किडनी, लीवर, आंत और बाकी सभी अंगों का निर्माण स्टेम सेलों से होता है। स्टेम सेल मूल रूप से सभी अंगों के निर्माण में मदद करता है, क्योंकि स्टेम सेल विभिन्न प्रकार की विशेष सेल्स का निर्माण करता है, जैसे न्यूरॉन्स ब्रेन के लिए, कार्डियक सेल्स हृदय के लिए और अन्य 220 प्रकार के आर्गन का निर्माण करता है। अगर हम इस नाभि और इसके अंदर के ब्लड यानी स्टेम सेल्स को संभाल कर रखें तो आने वाले 25-30 साल तक बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। जब बच्चे को कोई रोग हो जाए तो संभाली गई नाभि से स्टेम सेल को निकालकर उनको विशेष सेल्स में परिवर्तित कर बच्चों के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इससे बच्चों के शरीर के अंदर के संबंधित सेल्स की सभी बीमारियां जड़ से समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन इस नाभि को ब्लड बैंक की तरह संभालने और पुनरारोपण का खर्च बहुत अधिक होता है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सभी अंगों के स्टेम सेल अलग अलग होते हैं, लेकिन मूल रूप से स्टेम सेल सभी अंगों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हृदय के कुछ सेल्स नष्ट हो गए हैं, कुछ कमजोर हो गए हैं और कुछ अच्छे हैं, लेकिन अपने सही स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति में हृदय का उपचार स्टेम सेल से किया जा सकता है। पहले स्टेम सेल्स को कार्डियक सेल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आपके शरीर के अंदर हृदय में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे हृदय को नया जीवन दिया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको स्टेम सेल के बारे में समझ आ चुकी होगी और कि यह कितना महत्वपूर्ण है। इसी बात को समझाते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेम सेल की रिसर्च में काफी दिलचस्पी ली थी। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। और साथियों, जो स्टेम सेल मां की नाभि के अंदर होते हैं, ठीक वैसे ही कुछ स्टेम सेल फलों में भी पाए गए हैं। यह स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर मां के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं और इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। यह स्टेम सेल स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड जूली ने हरे सेब और लाल अंगूरों के अंदर से खोजे हैं, जो स्विट्जरलैंड की विशेष प्रजातियों के अंदर पाए जाते हैं।
इस सेब के स्टेम सेल को मालिस डोमेस्टिका और अंगूर के स्टेम सेल को सोलरविट्स कहते हैं। मां की नाभि से मिलने वाले स्टेम सेल सिर्फ बच्चे और उसके माता पिता के ही काम आ सकते हैं, लेकिन फलों से मिलने वाले स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर मां के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं, और यह फलों के स्टेम सेल इंसानी शरीर में नए सेल बनने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को इंसानी शरीर से नष्ट कर सकते हैं। और फलों से पाए जाने वाले यह स्टेम सेल पूरी मानव जाति के काम आ रहे हैं। सालों की मेहनत के बाद काफी देशों में लाखों लोगों के इलाज में यह स्टेम सेल सहायक हो चुके हैं और हो रहे हैं। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए सिंगापुर की एक कंपनी नेचर फॉर एवर ने बायोसिलिक्स नाम की बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन तैयार की है, जिसमें सेब के स्टेम सेल मालिस डोमेस्टिका और अंगूर के स्टेम सेल सोलरविट्स के अलावा एस्ट्राजेंथिन, मेलोन एसुडी, कोएंजाइम Q10, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी और भी बहुत अच्छे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो प्रोडक्ट की इस फॉर्मुलेशन को बहुत ही शानदार बनाते हैं। जो कोई भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, उसकी हेल्थ बहुत तेजी से सुधरेगी। इस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन बहुत ही शानदार और अत्यधिक प्रभावी है। खुद को और अपने परिवार को क्रोनिक बीमारियों से बचाने के लिए बायोसिलिक्स का इस्तेमाल जरूर करें और इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर साझा करें। धन्यवाद। मैं जापान गया, तो जापान मेरे कार्यक्रम में मैंने एक कार्यक्रम क्या जोड़ा, मैं वहां एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट यामाहा को मिलने गया। क्यों? मैं इसलिए किया गया कि उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है, मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है क्या। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे देश के आदिवासी, उन आदिवासियों को परंपरागत रूप से सिकल सेल की भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है, और सिकल सेल की बीमारी कैंसर से भी भयंकर होती है। जिन्होंने सिकल सेल की बीमारी वालों के विषय में पूछा है तो पता चलेगा ये कितनी पीड़ादायक होती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अभी तक उसकी कोई दवाई नहीं मिली है। एक आशा लगी है कि स्टेम सेल के द्वारा सिकल सेल की बीमारी से मुक्ति हो जाए। हम गए तो वहां गए, उनसे चर्चा की, और बेंगलोर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आज उस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट कुछ खोज करें। मेरे आदिवासी भाइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो परेशानियों से जिंदगी गुजारनी पड़ती है, उससे वो बाहर